जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 के नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। कल हमने कंसेप्ट स्टडी किया था जिसमें हमने स्टडी किया था ओरिजिन ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज। ऑडिट सर्विसेज का स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था रिलेशनशिप शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान में क्या है। इस रिलेशनशिप को हम 3 अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो अल्फाज कौन कौन से थे? स्टीवर्डशिप, एजेंट और अकाउंटेबिलिटी। और एंड पे हमने ये स्टडी किया था कि हालांकि आजकल ऑडिट करवाना बड़ी कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ औक़ात कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी ऑडिट करवाती हैं। और किस वजह से ऑडिट करवाती हैं? फाइनेंशियल स्टेटस के कुछ एडवांटेजेस है जो हमने स्टडी किए थे। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि आसान अल्फाज में बताइए ऑडिट किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग सर्विस है और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट सर्विस है, जिसे बाज़ औक़ात हम एश्योरेंस सर्विस भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो कल हमने डिस्कस किए थे। एंड पे आपको एक होम असाइनमेंट भी दी थी, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट किया, ज़रा हाथ उठाइए। शाबाश शाबाश, बिल्कुल इसी तरह आपने पूरे सेशन में होम असाइनमेंट्स करते रहना है, ठीक है। इस होम असाइनमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। आगे चलने से पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं, घर जाके जो कंसेप्ट आपने नोट्स में पढ़ा वो सारा समझ आ गया? चलिए जी। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ हो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और जो चीज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ ना हो उसे कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, या समटाइम उसे वॉलंटरी एक्ट भी कहते हैं कि अपनी मर्जी से किया, लॉ ने रिक्वायर नहीं किया, अपनी मर्जी से किया, ठीक है। याद रखिएगा, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, लीगल रिक्वायरमेंट्स, वो हमने हर हाल में पूरी करनी है, चाहे हमें सही लगे या ना लगे। जैसे मुझे सही नहीं लगता, हर महीने जो मुझे सैलरी मिलती है ना उसमें टैक्स डिडक्ट हो जाता है, मुझे सही नहीं लगता, लेकिन क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा, टैक्स अदा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाइब्रिड क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, हाथ उठाइए। जैसे ही हाइब्रिड क्लास में जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा वो हाथ उठाएगा, हमारा एक टीम मेंबर माइक लेके उनके पास आ जाएगा, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शाबाश। कोई क्वेश्चन नहीं? नो का मैसेज कर दे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। जी जी पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये एक फर्स्ट लेक्चर के एंड पे मैंने जब आपको एनरॉन और वर्ल्डकॉम की एग्जांपल दी थी तो उसमें आपको 2 तरह की मिस स्टेटमेंट बताई थी कि एक कंपनी ने क्या किया था, अगले साल का रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड कर लिया था, और एक कंपनी ने अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया था। फर्क क्या है इसमें? देखें, ये 2 तरह की मिस स्टेटमेंट होती है हमारे ऑडिट में। अगर तो मेरा इस साल का रेवेन्यू है 100, ठीक है, और मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फेक सेल रिकॉर्ड कर देता हूं, डेटर्स डेबिट सेल क्रेडिट, फेक सेल रिकॉर्ड कर दिया, तो इसे हम कहते हैं मैंने इस साल का रेवेन्यू ओवरस्टेट कर दिया। इसमें जो हायर अमाउंट है वो ओवरस्टेटेड है, गलत है, फेक है, ठीक है। ये भी गलत है। एक दूसरी तरह की गलती भी, अच्छा, इस तरह की गलती जो करते थे तो मैनेजमेंट आसानी से पकड़ी जाते थे, क्योंकि हम एज ऑडिटर जब सेल को चेक करते थे तो सेल को चेक करने के लिए हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है, ये देखने के लिए कि सेल ठीक रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। वेरीफाई किस चीज़ को देखना होता है? सेल इनवॉइसेस को। शाबाश। यानी हमारा जो एविडेंस होता है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमने चेक करनी होती है ये देखने के लिए कि सेल ठीक है कि नहीं, वो क्या है? सेल इनवॉइस। इसमें मैनेजमेंट आसानी से पकड़ी जाती थी। क्यों भला? क्योंकि इनवॉइस होती थी। हम एज ऑडिटर के मैनेजमेंट से कहते थे भी इसकी इनवॉइस लेके आओ, वो कहते थे सर इनवॉइस नहीं है। हमने कहा पकड़ लिया तुम्हें।
मैनेजमेंट थोड़ा सा चालाक हुई, उन्होंने इसका तरीकाकार बदल दिया। उन्होंने कहा हम फेक सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये तो रिस्की है। हम क्या करेंगे, हम जनवरी के महीने की सेल इस साल दिसंबर में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये रेंट दिसंबर है, तो इस साल की सेल्स ओवरस्टेट होगी कि नहीं होगी? एक तरह से प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब ये तरीका वारदात निस्बतन बेहतर था पिछले वाले से, क्योंकि इसमें जब इनवाइस चेक करते हैं ना हम, तो इनवाइस मौजूद होती है। इसमें चांसेस होता है कि अगर तो ऑडिटर कोई जल्दी जल्दी काम करने वाला हुआ ना, वो शायद इनवाइस को देखे, अमाउंट को देखे, डेट ना देख पाए। अगर तो उस ऑडिटर ने डेट देख ली फिर तो मैनेजमेंट पकड़ी जाएगी, लेकिन अगर ऑडिटर ने डेट नहीं देखी तो फिर मैनेजमेंट नहीं। तो ये निस्बतन बेहतर फ्रॉड है। बेहतर मतलब छुपाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ठीक है। तो ये दो तरह का फर्क है। पहली तरह का भी फ्रॉड अभी भी किए जाते हैं, दोनों तरह के फ्रॉड। पहली तरह का फ्रॉड पकड़ना आसान है क्योंकि उसमें मैनेजमेंट कुछ ही खाली हाथ होती है। दूसरी तरह के फ्रॉड में मैनेजमेंट खाली हाथ नहीं होगी, इनवाइसेस होगी। आपको थोड़ा डिटेल में चेक करना पड़ेगा इस तरह का फ्रॉड पकड़ने के लिए। तो ये दोनों में फर्क समझ आ गया जी? अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी पूछिए मेरे भाई। ऑडिटर जो होता है शेयर होल्डर्स को देता है रिपोर्ट, उसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। जी जी, एक आपने कहा था मैनेजमेंट को भी देता है, तो उसको क्या कहते हैं और किस बेस पे देता है? ऑडिटर जो कम्युनिकेशन करता है, क्वेश्चन इनका ये है सर, एक कम्युनिकेशन जो प्राइमरी कम्युनिकेशन है वो तो ऑडिटर करेगा शेयर होल्डर को। वो बात समझ आ गई, कह रहे सर वो समझ आ गई, वो ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें ऑडिटर ने ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं, ठीक है, वो समझ आ गई बात। लेकिन एक और तो कोई लेटर भी था, कोई रिपोर्ट भी थी, वो किसको देते थे और उसमें क्या लिखा होता है? हाँ, वो रिपोर्ट होती है मैनेजमेंट लेटर, जैसे बोलते हैं लेटर ऑफ वीकनेस, और ये ऑडिटर देता है किसको भला? मैनेजमेंट को। इसमें क्या लिखा होता है? वीकनेसेस इन इंटरनल। ऑडिट के दौरान में ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पता है ना क्या है? ये बार बार टर्म यूज होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जितनी दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, लगभग उतनी ही दफा इंटरनल कंट्रोल का लफ्ज भी इस्तेमाल होगा। हालांकि ज्यादा अहम हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो भी तो अहम है। अब भाई समोसे वाले की जगह पे जाके कहे भैया समोसे तो दो दे दे, समोसे खाए बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। क्या सिर्फ समोसे का मजेदार होना काफी है, या हमें यह भी देखना चाहिए समोसा बना कैसे? भाई सफाई के असूलों के मुताबिक बना के नहीं बना है, ठीक है जी भाईजान, देखना चाहिए ना, थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। तो वो जो समोसा इटसेल्फ क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और समोसा जिस तरीके से बना, वो रूल्स पॉलिसीज क्या हैं? वो इंटरनल कंट्रोल। शेयर होल्डर्स को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, घर वाले जब मंगवाते हैं तो उन्हें सिर्फ इस समोसे से समोसा मजे का है कि नहीं है, लेकिन असूली तौर पे थोड़ा बहुत हमें यह भी तो देखना चाहिए कि किस तरीके से। तो ऑडिट में भी हमारा अल्टीमेट फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होगा। शेयर होल्डर्स को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही बताना है वो ठीक है कि नहीं, लेकिन हम ये काम करने के दौरान में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन के दौरान में, जो मैनेजमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने, सेल की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कोई रीचेकिंग करता है कि नहीं, वगैरह वगैरह, इसको इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। और अगर हमें ये काम करते हुए कोई इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ या वीकनेस नजर आ जाए, तो हालांकि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक अच्छा ऑडिटर होने के नाते हम वो मैनेजमेंट को बता देते हैं कि भैया तुम्हारी ड्यूटी है इंटरनल कंट्रोल, हमारी नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं ताकि तुम इंप्रूव कर लो। क्लियर हुई ये बात? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इन दोनों में फर्क रखना है। इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका आउटकम है। प्रोसेस अच्छा, आउटकम भी अच्छा, प्रोसेस बुरा, आउटकम भी बुरा। हम सिर्फ आउटकम, फाइनल आउटपुट के ऊपर फोकस करते हैं कि उसके ऊपर तो फोकस करते ही हैं, प्रोसेस को भी बेसिक लेवल पे
अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दो क्वेश्चन मेरे आपसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ नजर आए किसको बताना है? शेयर होल्डर्स को। और इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ नजर आए मैनेजमेंट को। शाबाश। और ये बात तो आपको पता ही है, हम जो कुछ भी करते हैं वो लिखित पढ़ित रिटन फॉर्म में करते हैं, ज़बानी कलामी अमूमी तौर पे नहीं करते। जी जी पूछिए। वो आपने कहा ना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर वीक हो तो मैनेजमेंट को लेटर इशू किया जाता है। जी जी। तो उस लेटर इशू में कोई स्पेसिफिक टाइम है जैसे आइडेंटिफाई होगा वो इशू कर देगा? देखिए ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, मैं इस तरफ नहीं आपको लेके जाना चाह रहा कि वो अगर कोई वीकनेस हमें नज़र आती है तो वो कोई टाइम है या जब भी वीकनेस सामने आए तब भी बता देना चाहिए। इसका आसान जवाब आपको बता देता हूँ, ज़बानी कलामी तो फौरी बता दे जो भी गड़बड़ नज़र आए। ठीक है, तो प्रॉपर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आपने मैनेजमेंट को बताना है वो चाहे तो एंड पे बता दे। ठीक है, लेकिन याद रखिए हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन, इसके ऊपर जमे रहना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर ऑडिट के एंड तक अगर इंटरनल कंट्रोल रॉन्ग हो तब भी हम लेटर सेंड करते हैं कि नहीं? नहीं, अगर याद रखिएगा जो इंटरनल कंट्रोल ठीक होते हैं ना, बल्कि आपको एक सवाल का जवाब नहीं, एक असूल बता देता हूं। आपने एक वो क्लासिक एग्जांपल सुनी होगी, ग्लास आधा भरा आधा खाली। ऑडिटर याद रखे हमेशा आधा खाली ग्लास जो होता है उसके ऊपर फोकस करता है। हम कहते हैं कि हम रिपोर्टिंग करते हैं बाय एक्सेप्शन। बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है? हमने अगर 100 चीज़ें चेक की और 98 सही हैं, 2 गलत हैं, हम अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखते 98 चीज़ें सही हैं, ये भी नहीं लिखेंगे 98 सही हैं 2 गलत, ये भी नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 2 गलत हैं बाकी सब सही हैं। हमारा रिपोर्टिंग का ऑडिटर का तरीकाकार यही है। इसलिए अमूमी तौर पे ऑडिटर को ना ज़्यादातर लोग खासतौर पर मैनेजमेंट वाले अच्छी नज़र से नहीं देखते, कहते हैं ये तो सिर्फ गलत चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर रहा होता है, इसको हमेशा हमारी बुराई ही नज़र आती है। भाई क्या करें, असल में शेयर होल्डर्स को इसी से गर्ज है कि भाई गलत क्या है ये बताओ। ठीक है, आप खुद सोचिए, आप जब टेस्ट देंगे, टेस्ट चेक होकर आपको वापस मिलेगा, आपके लिए ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? क्या ये ज़्यादा है मैं क्या सही किया, या ये ज़्यादा है मैं क्या गलत किया? क्या गलत किया, उसको सही कैसे करना था, ये ज़्यादा है। तो हम एक्सेप्शन रिपोर्टिंग इसी चीज़ की करेंगे। ठीक है, तो हमने जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हमने प्रिपेयर करने, मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी, हमने इसको वेरीफाई करना है, तो हम अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करके वो रिपोर्ट करेंगे। सर एक कंपनी का एड एंड पे ये क्वेश्चन क्या पूछा था आपने, जहां से बात शुरू हुई, असूल बताया था मैंने? क्वेश्चन क्या पूछा? अच्छा हाँ मैंने ये पूछा अगर इंटरनल कंट्रोल रॉन्ग हो तब भी हम लेटर सेंड हाँ, तो इन क्वेश्चन ये कि क्या इनका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तब भी लेटर, अब आप बताइए इसका जवाब। हाँ, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो फिर नहीं लेटर सेंड करना, कब सेंड करना है? इंटरनल कंट्रोल वीक होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जजमेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जजमेंटल क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है लेकिन पूछ रहा हूं। क्या हम जब मैनेजमेंट लेटर देंगे मैनेजमेंट को, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वीकनेस आएगी, ये पता है? क्या सिर्फ कंट्रोल की वीकनेस लिखेंगे या हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन भी लिखनी चाहिए? रिकमेंडेशन भी, शाबाश। ठीक है जी, उसमें रिकमेंडेशन भी होती है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने था, होम असाइनमेंट आपको दी थी मैंने। 1 बाय 1 आपसे पूछूंगा कि किस एरिया को, किस एलिमेंट को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। ये जो होता है ना लैंड एंड बिल्डिंग, इसे अकाउंटिंग में आप क्या बोलते हैं? नहीं पीपी बोलते हैं क्या लाइन आइटम बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, क्या लाइन आइटम बोलते हैं? हाँ, लाइन आइटम। इसी ऑडिट में प्रैक्टिस में हम अक्सर एरिया बोलते हैं। एरिया का मतलब यही, यानी वो इनकम स्टेटमेंट का एरिया भी हो सकता है, बैलेंस शीट का एरिया भी हो सकता है। ऑडिट में एक समझ लेके प्रैक्टिस है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा एरिया, रैंडम कुछ स्टूडेंट से, आपने मुझे बताना है इसको वेरीफाई करने के लिए एविडेंस क्या ऑब्टेन करना है आपने। एरिया, लैंड एंड बिल्डिंग, बताइए जी। इसका मेथड देखेंगे, डेप्रिसिएशन का कौन सा, बिल्कुल ठीक है। और कोई पॉइंट है आपके पास? लैंड एंड बिल्डिंग कैसे वेरीफाई करें?
फिजिकली जाके चेक कर लेंगे। बेहतरीन बेहतरीन सबसे अच्छा प्रोसीजर ये है, शाबाश। प्लांट एंड मशीनरी, जी मेरे भाई बताइए कैसे वेरीफाई करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का एरिया? हाँ जी, कैसे वेरीफाई करेंगे? डेप्रिसिएशन मेथड देखेंगे और फिजिकली जाके वेरीफाई कर लेंगे। अगर इसकी रीवैल्यूएशन करवाई हुई तो रीवैल्यूएशन की डिटेल देख लेंगे। वो काउंटिंग में सीखा हुआ है ना, वैल्यूअर आके रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट चेक कर लेंगे। बेहतरीन, शाबाश शाबाश। इन्वेंट्रीज, जी मेरे भाई आप बताइए इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करेंगे? फिजिकली जाके काउंट कर लेंगे पूरी है कि नहीं है। ये तो नहीं उधर बैलेंस शीट में 50 लाख है, इधर 45 लाख पड़ी है, 5 लाख पता चले चोरी हो गई है, हो जाती है ना। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और क्या देखेंगे इन्वेंट्री में? अच्छा, वैल्यूएशन मेथड देख लेंगे कि फाइफो है या वेटेड एवरेज है या लाइफो है? लाइफो नहीं होता तो अगर क्लाइंट, हमारे क्लाइंट ने लाइफो के ऊपर वैल्यूएशन किया तो वो मिस स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल गलती होगी, गलती। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल हाइब्रिड क्लास, रूम नंबर 6 में कोई स्टूडेंट बताए ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं डेटर्स को। डेटर को कैसे वेरीफाई करेंगे? डेटर्स को रूम नंबर 6 में बता दें जल्दी से, कोई हाथ उठाइए, हाथ फटाफट, हमारा टीम मेंबर आपके पास आएगा। है कोई माइका लाल रूम नंबर 6 में? है जी, है, एक है जी। जी बताइए डेटर्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? डेटर्स को कैसे? कासिम भाई मौजूद है क्लास में? जी 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 बताइए, बता दें। जी ये पास कीजिएगा, लेक्चर पास कीजिएगा जी। तो अब बताइए रूम नंबर 6 में फिर से डेटर्स के एरिया में कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? शाबाश। रूम नंबर 6 में भाई माइक को करीब करके थोड़ा सा ऊंची बोल ले भैया, ये जरा फिर बंद करें लेक्चर जी। अब बताइए मेरे भाई रूम नंबर 6 में से, नहीं सही बताएंगे तो फिर आगे चलूंगा वरना नहीं चल। जी मेरे भाई, जी बिल्कुल, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट चेक करेंगे, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, डेटर्स की वेरिफिकेशन के दौरान में क्या हम डेटर्स को लिख के पूछ सकते हैं कि ए डेटर भाई बताओ हमारे कंपनी ने तुमसे इतने पैसे लेने हैं, तुमने कितने पैसे देने हैं? ये लिख के कंफर्म करवा सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में कंफर्मेशन ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा बताइए ये सिर्फ डेटर से ले सकते हैं या क्रेडिटर से भी? क्रेडिटर से भी, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर इसके अलावा प्री पेमेंट्स और अक्रूड इनकम ये नॉर्मली एक्सपेंसेस से रिलेट करती हैं, तो एक्सपेंसेस की वेरिफिकेशन में ये भी वेरीफाई हो जाता है। जैसे जब आप रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे होंगे तो किसी महीने का अगर रेंट एडवांस में दिया हुआ है तो वो रेंट एक्सपेंस में भी चेक हो जाएगा और इनडायरेक्ट डबल एंट्री सिस्टम की वजह से प्री पेमेंट में भी हो जाएगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे नहीं किया लास्ट मंथ का, वो एक्सपेंस को वेरीफाई करते हुए आखिरी महीने का एक्सपेंस उधर वेरीफाई हो जाएगा, और अगर वो अनपेड है तो दूसरा इंपैक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। कैश को कैसे वेरीफाई करेंगे? फिजिकली काउंट करके, बेहतरीन। बैंक को कैसे वेरीफाई करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से या बैंक स्टेटमेंट। अच्छा ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट दो अलग डॉक्यूमेंट है, ये आपको पता है ना? रिकंसिलिएशन कंपनी के अंदर अकाउंटेंट खुद बनाता है और बैंक स्टेटमेंट बैंक वाले भेजते हैं, शाबाश जी। इसके बाद फिर है जी कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल को हम कंपनी का जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वगैरह लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उससे वेरीफाई कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन,
लोन एग्रीमेंट, शाबाश, सबसे अच्छा प्रोसीजर बता दिया आपने कि हम लोन एग्रीमेंट चेक करेंगे, ठीक है, कि कितना लोन लिया था। अच्छा, और अगर कुछ हिस्सा लोन का रीपे कर दिया है, वो कैसे चेक करेंगे? वो उसकी पेमेंट देख लेंगे कि कैसे पेमेंट की है, बिल्कुल ठीक। और ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, हाँ जी। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन ही की तरह होते हैं। जो बैंक लोन, यानी ये ऊपर जो लॉन्ग टर्म लोन है ना, इसके प्रोसीजर और ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके प्रोसीजर ज्यादातर मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि दोनों की नेचर बैंक लोन ही है। फर्क सिर्फ यह है कि एक लोन आपने 6 महीने के लिए लिया है, एक लोन शायद आपने 3-4 साल के लिए लिया। क्लियर? तो अब आपको समझ आ गई कि हमारे साथ ये सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे पीआरसी में बेसिक अकाउंटिंग में आपको पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक लेवल पे सिखाई, उसी तरह ऑडिट में भी पहले बेसिक लेवल पे आपको इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना सिखा। अब जाहिर है जैसे जैसे आस्ता जाएंगे, काउंटिंग खुलती गई थी, तो उसी तरह ऑडिट भी आगे खुलता जाएगा, नए नए कंसेप्ट आते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? ये एक्सरसाइज बहुत अहम थी, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं की तो वो कर ले, आज आके कर लीजिएगा। क्लियर जी? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि आपके साथ कुछ प्रीमियम रिसोर्सेज भी शेयर करना है। आज की क्लास में 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रीमियम रिसोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं आपके साथ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए अगले सेशन में हमने इनको किस तरीके से यूज करना है। पहला प्रीमियम रिसोर्स जो है वो है जेनरेटिव एआई। साथ साथ ना मैं आपको कोई समझिए कि एआई का छोटा मोटा कोर्स भी कराता रहूंगा ऑडिट के साथ, ठीक है, फ्री में, वो भी फ्री में, फीस थोड़ी दी आपने। जो प्रीमियम रिसोर्स आज की क्लास में प्रीमियम रिसोर्स नंबर 1 है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंसेप्ट बहुत पुराना है, जो एआई नई चीज नहीं है, जेनरेटिव एआई नई चीज है। चैट जीपीटी जो है ना, इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई क्या है? ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ ना कुछ जनरेट कर रही होगी, कुछ ना कुछ जनरेट कर रही होगी, वो जेनरेटिव एआई है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भाईजान से कहूं, भाईजान ऐसा कीजिए, जाके मेरे फैकल्टी रूम में से रेड कलर का पेन ले आइए। ये क्या करेंगे? पहले फैकल्टी रूम सर्च करेंगे, फिर फैकल्टी रूम में जाके पेन सर्च करेंगे और लाके मुझे देंगे, ठीक। पहले हमें जब कोई इंफॉर्मेशन नेट पे सर्च करनी होती, ढूंढनी होती थी ना, वो हम गूगल सर्च इंजन, गूगल याहू पे जाके ढूंढा करते थे, वो होती है सर्च, वो अलग चीज है। जनरेटिव एआई क्या है? मैं भाईजान से कहूं, भाईजान मुझे रेड कलर का पेन दे दीजिए कोई, ठीक है, रेड कलर का पेन दे दीजिए। ये क्या? चिकाला का डुम डुम, रेड कलर का पेन क्रिएट हो गया, रेड कलर का पेन क्रिएट हो गया, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये अभी इतना ये बहुत बड़ा पेन है, जरा थोड़ा सा छोटा स्मार्ट किस्म का पेन ले लीजिए और इसमें थोड़ा डिजाइनिंग भी होनी चाहिए, इसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हो। मैंने कहा अच्छा सर अभी लीजिए, चिकाला का डुम डुम, ठक, उसके ऊपर एक पेन क्रिएट हो गया। अब बता, ये है जनरेट हुआ, जनरेट, क्रिएटिव एआई, जनरेटिव एआई। अब मुझे बताइए, सर्च इंजन से काम करना बेहतर है कि जनरेटिव एआई से? सर्च इंजन में आप सिर्फ वही चीज ढूंढ सकते हैं जो दुनिया में मौजूद है। जनरेटिव एआई में आप वो चीज भी क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। इसीलिए अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जनरेटिव एआई को डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि पहले जब स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते थे, नकल लगाते थे ना, पकड़े जाते थे, ये तो उस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जब जनरेटिव एआई से सर्च करते तो खुद क्रिएट किया होता है, वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो नकल लगाने वाले पकड़े नहीं जाते, ठीक है। लेकिन हम प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमारे लिए जनरेटिव एआई बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हम इसमें कोई कबाहत
नहीं है। शुरू शुरू में आपको शायद पता नहीं होगा, जब कैलकुलेटर इजाद हुआ था ना, कैलकुलेटर को के इस्तेमाल को भी अपोज करने वाले बहुत से लोग थे। बहुत से स्कूल कॉलेजेस ने ये कहा था कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होना, बल्कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। कुछ अगर आप देखें कुछ स्कूल लेवल पे कुछ जगहों पे वो बच्चे को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने नहीं देते, वो बिला वजह वो स्टडीज़ को मुश्किल बना देते। बहरहाल, तो जनरेटिव एआई की नेचर समझ आ गई। अब जनरेटिव एआई में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी। चैट जीपीटी मिलेगा, जेमिनाई मिलेगा, को पायलट मिलेगा। को पायलट जेमिनाई यूज नहीं करना, क्या यूज करना है? चैट जीपीटी। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स ने अपने लैपटॉप या मोबाइल पे चैट जीपीटी अकाउंट बना लिया हुआ है? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए, ये जो भाईजान को मैं कहता हूं पेन लेके आओ, कभी कहता रेड पेन लेके आओ, कभी ब्लू पेन लेके आओ, ये जो मैं इनको इंस्ट्रक्शन देता हूं ना, इंस्ट्रक्शन, इसको जनरेटिव एआई की लैंग्वेज में कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये जो जनरेटिव एआई है ना, ये एज ऑन टुडे 4 तरह के कंटेंट को जनरेट कर सकता है। 4 एक टेक्स्ट, सिर्फ ABC लिखा होगा कुछ जैसे ऐसे लिखते हैं ना वो, एक इमेज, पिक्चर्स वगैरह, कुछ भी इमेज कर ले, डायनासोर उड़ रहा है, उन्हें क्या ड्रा करे, वो ड्रा करके दे देगा। फिर इसके बाद साउंड, वॉइस, इवन ये चले हाँ छोड़े, और इवन वीडियो भी इन प्रोसेस है, इस पर ज़्यादा इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ये चीज़ें आप जनरेटिव एआई से जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही अगले साल 6 महीने में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फिल्म इंडस्ट्री सारी फारग हो जाएगी, मतलब सारे एक्टर फारग है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो जो हैं वो जनरेटिव एआई से बनना शुरू हो जाएगी। सिंगर सारे फारग, क्यों? क्योंकि जो साउंड, जो गाने शाने हैं वो एआई से जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने फोकस करना है इस कैफेट पे, सिर्फ जनरेटिव एआई में चैट जीपीटी को यूज करना है, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी? सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये भाईजान मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, 1 व्हीलिंग करते हैं, इतने एक्सपर्ट है ये भाईजान, ऐसे जैसे किक मारी गिर गए, और इन भाईजान ने किक मारी गिर गए, कहने लगे मोटरसाइकिल टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। ये मोटरसाइकिल का कसूर है? बताइए, मोटरसाइकिल का कसूर है कि ड्राइवर का? तो याद रखिए, अगर जनरेटिव एआई को कोई सही डिजायर्ड उसका रिजल्ट नहीं ले रहा, इसमें एआई का कसूर नहीं है। इसमें कसूर क्या है? उस पर्सन, वो यूजर जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा रिफाइन होगा काम। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूं कि जो मैंने टाइम ज़ाया किया या मेरा टाइम लगा इसके ऊपर, जो खुआरी हुई, टकरे मारी मैंने, आप लोगों को उस फेज से ना गुजरना पड़े, और आप इस चीज़ को सीख लें, और इंशाल्लाह ज़िंदगी के हर फेज में आपके ये काम आएगी चीज़ें। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने ये तो मैंने एक तो हम कुछ पढ़ेंगे ना, अब देखिए आपकी मैंने जजमेंट क्रिएट करनी है, आपको मैंने इस काबिल बनाना है अनसीन क्वेश्चंस करने के काबिल हो, सिर्फ किताब की हद तक लिमिटेड ना हो आप, बल्कि प्रैक्टिकल भी चीज़ों को देखें, खुद से सोचें। किताब में अगर एक एग्जाम्पल है ना, तो आप 10 एग्जाम्पल और सीख के जाए। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस और एक्सपोजर बढ़ेगा। ठीक है, और इवन सम टाइम ऐसा होता है कि क्लास में बैठ के या एज स्टूडेंट आप अगर सही काम करें तो एक्सपोजर इतना बढ़ जाएगा कि कुछ प्रैक्टिशनर का शायद प्रैक्टिस में उतना एक्सपोजर ना हो। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, chat.openai पे जाके, आपको पता ही है, chat.openai पे जाएंगे, वहां पे अकाउंट बनाएंगे अगर अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है जी, और अगर अकाउंट बना हुआ है तो क्लिक करेंगे। यहां पे सिंपल आपने इतना लिखना, याद रखें, पहला सूल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पहला सूल, कोई एक पेज बना लें, उसके ऊपर लिख लें रूल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रूल्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिख ले भाई, काम है, बिला वजह नहीं बता रहा लिखना। पहला प्रॉम्प्ट कहते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो हम उसको देते हैं। अकाउंटिंग में आपने एक मुहावरा सुना है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा। तो जैसा प्रॉम्प्ट होगा, जैसी इंस्ट्रक्शन होगी,
वैसा ही आपका कंटेंट जनरेट होगा। तो पहला असूल, शॉर्टर प्रॉम्प्ट इज बेटर प्रॉम्प्ट, शॉर्टर प्रॉम्प्ट इज बेटर प्रॉम्प्ट, ये लिख लें, जितना शॉर्ट होगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, इस पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन आपको सारा अपने सर्च करके बता रहा हूं। दूसरा लिखे, गिव रोल बिफोर प्रॉम्प्ट, बिफोर इंस्ट्रक्शन, गिव रोल, ये दो चीजें बस आज के लिए इतना काफी है। जैसे अब मैंने ये देखना है, मैं एक जगह पे फंस गया, मैं क्या ये सर ने बाकी चीजें तो पढ़ाई थी, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के प्रोसीजर नहीं पढ़ाए, तो मैंने क्या लिखना है, यहां पे लिखना है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर हाउ टू वेरीफाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सिर्फ इतना। कुछ लोग होते हैं वो 3-3 4 बड़े बड़े पैराग्राफ बना रहे होते हैं, वो फेल है। नया मॉडल जो है ना, ये जीपीटी के डिफरेंट मॉडल्स हैं, जब आप ऊपर देखेंगे ना यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं, 4o, O1 मिनी, ये प्रीव्यू, अभी मोर मॉडल पुराने हैं, 4o, GPT-4, डिफरेंट मॉडल्स हैं। आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो फ्री मॉडल में काम आती हैं, फ्री मॉडल के साथ आप आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हमने लिए, हम सर्च करके आपको सारी चीज़ें आउटकम बता रहे हैं। छोटा प्रॉम्प्ट है, और इसमें फिर आप देखें मैंने सिंपल उसको बताया, हाउ टू वेरीफाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, ये क्या चीज है, रोल दिया। तीसरी चीज भी मेरा दिल कर रहा है लिख ले, ग्रेडर 4, ग्रेडर 4, चौथी क्लास के बच्चे के लिए ये जो जनरेट करना है ना, ये इतना सिंपल होना चाहिए कि 4th क्लास का बच्चा भी इसको अंडरस्टैंड कर ले। ग्रेडर 4 का लफ्ज लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ग्रेडर, GRADER, ग्रेडर 4 दूसरा लिख लो, नंबर वाला यहाँ 4। ठीक है, वो शायद वो आइंस्टाइन ने बोला था या किसी सैंडर्स ने बोला था कि आपको वो कंसेप्ट नहीं आता जो आप 6-7 साल के बच्चे को एक्सप्लेन ना कर सके, ये उस कोड के ऊपर बेस्ड है ये रूल, ग्रेडर 4। ठीक है, आगे लिख लेता हूं, फॉर ग्रेडर 4, इससे क्या असर पड़ेगा, सिंपल लैंग्वेज हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा, ग्रेडर 4 के बगैर जनरेट करेगा मुश्किल लैंग्वेज होगी, ग्रेडर 4 के साथ करेगा आसान होगी। फिर अब देखें, जितना गुड़ डालते जाएंगे ना उतना मीठा, लेकिन गुड़ ध्यान से छोटे छोटे अल्फाज में। पहले मैं इतना आपको बता दूं, ठीक है, वो हमें सारी उसने चीजें वो देखें, अब हेडिंग्स के साथ बता रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, लोन देख, बोरिंग एग्रीमेंट देखेंगे, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी डेट, रीपेमेंट शेड्यूल, सिक्योरिटी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स वेरीफाई करे, कंफर्मेशन भेजे, सारे काम की चीजें हैं, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए आपका तो इतना बड़ा तो नहीं मैंने पढ़ना, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या करें आप, इसको कर दे, इसको यूं कर दे कि शॉर्टन कंटेंट इन सिंपल लिस्ट फॉर्म, लिस्ट फॉर्म में कर दो। ठीक है, वैसे अभी भी लिस्ट फॉर्म में ही है, शॉर्टन कर दो, बल्कि सिर्फ इतना लिखना है, शॉर्टन कंटेंट, शॉर्ट कर दो। वो क्या करेगा, अब उसको शॉर्ट कर देगा। देखिए वो जो उसने लंबी चौड़ी बातें की थी, अब वो थोड़ा उसने उसको समराइज कर दिया 50। जैसे इसको मजीद शॉर्ट बोलेंगे, मजीद शॉर्ट करता जाएगा, क्योंकि उसने खुद से जनरेट करना है, कहीं से पकड़ के थोड़ी लेके आनी है चीज। तो जैसे जैसे कर, इसके साथ खेलिए, ये जनरेटिव एआई के साथ जितना ज्यादा आप प्ले करेंगे उतना आपके वर्क में आसानी होगी। क्लियर होगी ये बात? तो आइंदा आपको जहां कहीं कोई प्रॉब्लम हो ना, आपने मुझसे बाद में पूछना है, घर में पहले एआई से पूछ लेना है। क्लियर होगी ये बात? ये मेहनत इसलिए की है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अब आप खुद से उनका आंसर ढूंढ सकते हैं। एंड पे नीचे लिखा हुआ है कि ये एरर कर सकता है, लेकिन याद रखिए ये इंप्रूवमेंट, और शुरू शुरू में एरर ज्यादा करता था, आहिस्ता आहिस्ता जैसे लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं एरर की तादाद, और याद रखिए एरर हम भी कर सकते हैं, मैं भी गलती कर सकता हूं। ठीक है, हो सकता है कोई करूं भी। ठीक है, इंसान होना, इंसान खता का पुतला है। ठीक है, तो वो लेकिन मिनिमम आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप जो कुछ इससे सीखेंगे मोर देन 95% चीजें करेक्ट होगी, आप रिलाय कर सकते हैं, इजाजत दे रहा हूं। ठीक, पहली चीज ये क्लियर होगी ये चीज। दूसरा प्रीमियम रिसोर्स, पहला प्रीमियम रिसोर्स जनरेटिव एआई के साथ आपको इसमें एक्सपर्ट करना है मैंने। दूसरा प्रीमियम रिसोर्स क्लास में पॉजिटिव कंपटीशन बढ़ाना है,
पॉजिटिव कंपटीशन का मतलब क्या है कि आप देखें, मेरा मकसद मैंने आपको बताया था टीचिंग टू वे कम्युनिकेशन का नाम है। यानी आपने कल मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया, आज मैंने ये इवेल्युएट करना है आपको समझ आया कि नहीं आया। आपसे पूछूंगा तो आप तो फौरन कहेंगे, मैं पूछूं कोई प्रॉब्लम है, आप कहेंगे नो सर सब कुछ समझ आ गया, यस सर, ठीक है, जो हालांकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो वैल्यूएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेली बेसिस के ऊपर एक छोटा सा क्विज बनाया करूंगा, लाइव क्विज। अगर कोई ऑलरेडी स्टूडेंट किसी ने मेरे से कोई और कोर्स पढ़ा है तो उनको अंदाजा होगा, वो menti.com वाला, ठीक है। उसमें एक कंपटीशन क्लास में पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट होता है, ठीक है, थोड़ा सा प्राइज भी हम एंड पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रीमियम रिसोर्स क्या है, मेंटी का, ठीक है। तो अब इसमें याद रखिए फिजिकल स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को ये लेक्चर जब मिलेगा ना वो शाम को मिलता है, ठीक है। उस वक्त तक ये खत्म हो चुका होगा। ये याद रखिएगा, ये जो मेंटी क्विज है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के दौरान में वर्क करता है, इसके बाद ये मेंटी क्विज वर्क नहीं करता, सिर्फ लाइव क्विज होता है, ऑफलाइन नहीं होता। तो हम क्या किया करेंगे, आज तो सिर्फ ये फिजिकल वाले स्टूडेंट के साथ होगा क्विज, ताकि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाने हैं न्यू स्टूडेंट्स के साथ। कल से हम इस वक्त में जब हम टाइम बता दिया करेंगे आपको, उस टाइम पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और फिर पार्टिसिपेट करना है। लेकिन ये वही स्टूडेंट कर सकेगा जो लेक्चर साथ साथ ले रहा है, ठीक है। क्योंकि शाम को 6, 7 बजे 8 बजे अगर लेक्चर अवेलेबल हुआ LMS पे तो रातों रात लेक्चर लेना है, ताकि सुबह 7, 8 बजे वो 7, 7:30 बजे उस पार्टिसिपेट कर सके। ये एक चैलेंज होगा, लेकिन इसी बहाने साथ साथ पेंडिंग लेक्चर वाला काम मसला भी निमटता जाएगा, जब आपको टेंशन होगी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कि हमने करना है। तो दूसरी चीज आ जाइए, वो क्या है, menti.com, ठीक है जी। चलिए, कल के लिए भी थी लेकिन वो कल चले यार गुजर गया। जी, अब करना क्या है आपने, सबसे पहले आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें पैकेज एक्टिवेट होना चाहिए। शाबाश, जरा निकालिए निकालिए, शाबाश। स्मार्टफोन निकालें, नहीं है तो साथ वाले से उधार ले लें। पैकेज मोबाइल फ़ोन नहीं। सर कल आप कह रहे थे स्टूडेंट के पास फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कल मैं कह रहा था स्टूडेंट के पास फ़ोन होना ही चाहिए, आज कह रहा हूँ है। हाँ, एक्सेप्शन होती है ना रूल्स की, तो जब उस्ताद इजाज़त दे तब वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। जी, मोबाइल पे जाना है आपने, आप एक्सप्लोरर पे जाइए, टाइप कीजिए साइट menti.com, MENTI menti.com। ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी गौर से सुन लें। जाना है मोबाइल पे, इस वक्त ये, चूंकि आप शाम को प्रोबेबली देख रहे होगे, उस वक्त ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन तरीकाकार समझ लीजिए क्या है कि कल जब आपके ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है तो वो फौरन ही उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के साथ लिंक शेयर किया जाएगा, वो फौरन पहुंच जाए क्लिक करके। आप लोग क्लिक करके नहीं पहुंचेंगे, आपको कैसे पहुंचना पड़ेगा, menti.com टाइप करें और उसमें कोड एंटर कीजिए। आपके सामने एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है, बॉक्स में लिखिए कोड 49390607, ठीक है, ये टाइप कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस बॉक्स के अंदर तो आपके सामने ये डिस्प्ले होता नजर आ जाएगा, लिखा होगा कैफे ऑडिट एंड एश्योरेंस बाय मोहम्मद आसिफ। अगर ये लिखा नजर आ गया आपको तो इसका मतलब सही जगह पे पहुंच गए। कोड फिर से बोल देता हूं,
49390607 लिखा हुआ भी है बस सामने, लेकिन छोटा लिखा हुआ है। 49390607 पहुंच गए जी। चलिए अब रूल सुन ले फटाफट। हाउ टू प्ले, कोड आपने एंटर कर लिया। 7 क्वेश्चन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसलिए 7 अमूमी तौर पे 10 से 12 क्वेश्चन हुआ करेंगे। फास्टर क्वेश्चन, मोर पॉइंट्स, जो जल्दी आंसर, आपका आंसर करेक्ट भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। जल्दी आंसर देंगे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, उसके बाद 5 सेकंड आपको मिलेंगे। 5 सेकंड में आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसके बाद ऑप्शंस आएंगी। 30 सेकंड का टाइम होगा। 30 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ठीक है, 5 सेकंड में क्लिक कर देंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, 25 सेकंड में क्लिक करेंगे सही ऑप्शन तो कम नंबर मिलेंगे। जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे प्राइज मिलेगा जी। हमारे टीए भाई अगर क्लास में हैं तो प्राइज ले आए वो। फटाफट पहुंचिए। पहुंच गए? जी स्टार्ट करें क्विज। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है? XYZ Limited's directors are preparing annual financial statement. What is the main reason shareholder would seek an audit of the financial statement? मेन रीजन क्या है? टू लोअर टैक्स नहीं, टू इंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू। शाबाश। अब देखा, मुझे ये पता चल गया कि ये वाला कंसेप्ट मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट्स को समझ आ गई है, सही कंसेप्ट आ गया। कुछ स्टूडेंट्स को, थोड़े से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी कुछ कंफ्यूजन है, तो इससे मुझे वैल्यूएशन मिलती जाएगी कि क्या जो मैंने आपको समझाया था एग्जाम लेवल पे आपने वो पिक कर लिया, उसको अप्लाई करने के काबिल हैं कि नहीं। ये जो Menti.com ये क्विज है ना, इसमें 2 आपकी बड़ी स्किल, आपको एहसास नहीं होता इसका, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे करते हैं 2 बड़ी स्किल आप में डेवलप होती है। नंबर 1, आपकी रीडिंग पावर इंक्रीज होती है, आपको पता भी नहीं चलता। 10-12 जब क्विज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, आप फैक्ट्स का फास्टर एनालिसिस करना सीखते हैं, क्विक एनालिसिस करना, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये 2 चीजें, रीडिंग पावर इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है इससे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1-2 क्विज में नहीं होगी, 10-15-20 के बाद। नेक्स्ट भैया क्लियर है ना? हाँ जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, ये रहा क्वेश्चन 2 आपके सामने। An auditor found weakness in internal control of DF Limited and made recommendation for improvement. What is an advantage of audit in this case? ये कौन से एडवांटेज है, रिलेट करिए। एग्जाम्पल, इंप्रूविंग इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंप्रूविंग। अब ये भी मुझे पता चल गया, ज्यादा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है फाइनेंशियल रिस्क एलिमिनेट करता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट तो हम ऑडिट में सीखते ही नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, आपके अपने मोबाइल पे जो डिस्प्ले होगा वो सिर्फ आपका आंसर डिस्प्ले होगा कि सही है कि गलत। जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वो पूरी क्लास का रिजल्ट होगा। मुझे जाहिर है इंडिविजुअल से रिजल्ट से इंटरेस्ट नहीं है, पूरी क्लास के रिजल्ट से इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा। अगर जी ओप्पो लिमिटेड is applying for a loan and the bank requires audited financial statements. Why does bank request audited financials? किस लिए? To comply with the tax laws? नहीं, बैंक को टैक्स से क्या गर्ज, वो तो गवर्नमेंट को गर्ज है उससे। To verify loan repayment ability, हाँ, कि इस काबिल है कि नहीं कि लोन रीपे कर सकेंगे। ठीक है, अगर नहीं पे करते तो इतने एसेट होने चाहिए कि मैं बेच के लोन वापस ले सकूं। टू कंफर्म बिजनेस वैल्यूएशन, नहीं, बिजनेस वैल्यूएशन उसका ऑब्जेक्टिव। बिजनेस वैल्यूएशन तो जिसने बिजनेस खरीदना है ना उसका मकसद होगा, बैंक का तो मकसद लोन से है। और फिर टू असेस टैक्स लायबिलिटी नहीं, तो ये टू वेरीफाई लोन। शाबाश, अच्छी परफॉर्मेंस है।
कुछ तो अभी हम बेसिक चल रही है ना हमारे, शुरू शुरू में आपको पता है कंसेप्ट इजी चलते हैं। क्वेश्चन 4 ये रहा, what is the core difference between roles of director and shareholder in giant stock companies? core difference क्या है? directors own the company and shareholder manage it. नहीं भाईजान, ये उलट है, जल्दी में गलत करके आए। shareholder own the company and directors manage it, ये करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, तैयार है जी? ये लीजिए। Why did shareholder question the credibility of financial statement prepared by management? अच्छा, इन दोनों में कंपटीशन है। स्टेटमेंट्स वर फ्रीक्वेंटली फ्रॉडुलेंट। देखिए फ्रीक्वेंटली फ्रॉडुलेंट नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि 100 में से मोर देन 90% स्टेटमेंट ठीक होती है, चंद एक में प्रॉब्लम होती है। तो असल रीजन क्या है? क्योंकि वो जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले, वो फेवरेबल व्यू देते हैं, वो अपना जो उनका बेस्ट व्यू है, फेवरेबल व्यू। नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू शेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, मैनेजमेंट शेयर होल्डर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने से कैसे रिफ्यूज कर सकती है? वो तो शेयर होल्डर उन्हें उड़ा देंगे, कहेंगे भाईजान आप फारिग है, वो तो उनके एजेंट हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, What is the primary function of the auditor? Preparing financial statements? नहीं नहीं, providing assurance by verifying financial statement. Financial statements को verify करना है और ये तसल्ली देनी है, assurance देनी है किसको? शेयर होल्डर को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। Which of the following is not an advantage? एडवांटेज नहीं पूछा, एडवांटेज नहीं है। कंफर्मिंग कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी, ये तो एडवांटेज है। रिड्यूसिंग नीड फॉर एक्सटर्नल, हाँ ये एडवांटेज नहीं है, बाकी सारे एडवांटेज है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हमारे विनर्स कौन है। अच्छा, वैसे तो टॉप 5 था, लेकिन हम पहला क्विज है, टॉप 10 स्टूडेंट को प्राइज दे रहे हैं। ठीक है, शाबाश जी। सबसे पहले बताइए फर्स्ट पोजीशन पे कौन? फर्स्ट पोजीशन पे शाबाश दीजिए प्राइज। सेकंड पोजीशन पे कौन है? शाबाश दीजिए प्राइज। थर्ड पोजीशन, एविडेंस देख लीजिएगा, एविडेंस। हाँ जी, एविडेंस क्या होगा इस केस में? आपके मोबाइल यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले एविडेंस देख के इनाम। फोर्थ पोजीशन, थर्ड फोर्थ पोजीशन, शाबाश फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन हाइब्रिड में, फिफ्थ पोजीशन। सिक्स्थ पोजीशन किन की है? सिक्स, शाबाश। सेवंथ पोजीशन, भाई हाइब्रिड वालों ने पोजीशन नहीं ली। एट्थ पोजीशन, एट भी। नाइन्थ पोजीशन, भाई हाइब्रिड वालों ने पार्टिसिपेट भी किया कि नहीं किया? नाइन्थ पोजीशन। टेंथ पोजीशन, ये ले। चले कोई बात नहीं, कल सही, कल हाइब्रिड वाले तैयारी करके आएंगे। अच्छा, ये 2 पेमेंट सोर्सेज आपके साथ शेयर कर दिए। पहला कौन? वो जनरेटिव एआई, दूसरा मेंटी, तीसरा सुन लें, तीसरे को हम कहते हैं गोल्डन स्टेटमेंट्स। गोल्डन स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट क्या है? देखिए उस्ताद क्लास में 1.5 घंटा का लेक्चर है ना, अगर तो आपको पता है
कि 1.5 घंटे में सारी की सारी बातें एक जितनी अहम नहीं होती, कुछ ज़्यादा अहम बातें होती हैं, फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स होती हैं, कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। तो गोल्डन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, क्लास जब खत्म हो जाती है मैं अपने जाके बैठता हूँ सीट पे, साथ में चाय मंगवाता हूँ, चाय पीता हूँ और मैं सोचता हूँ आज की क्लास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अहम बात कौन सी बोली मैंने, उन बातों को मैं लिख लेता हूं कि अगर बाकी सारा कुछ भी स्टूडेंट भूल जाए, ये बातें उसे याद रह जाएं, तो समझ लीजिए उसने लेक्चर का हक अदा कर दिया। क्या कहते हैं, लेक्चर का पूरा मगज निकाल देना। ठीक है, वो चंद एक सेंटेंसेस में, वो कभी 5-6 होते हैं, कभी 8-10 भी हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, फिर उनको हम लिख लेते हैं, समरी बना के आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, ताकि आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी जा रहे हो, आज रास्ते में हो, कहीं पे घर वालों ने काम कह दिया है, सब्जी वाले की दुकान पे सब्जी लेने के लिए खड़े हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, सोने लगे रात को, उससे पहले आदतन फेसबुक पे गए तो साथ ही गोल्डन स्टेटमेंट आ गई, तो सोने से 4-5 मिनट पहले अगर आप वो पढ़ लिया करें ना, और सोते सोते वो 2-3 दफा दोहरा ले, वो ज़हन में आप सो रहे होंगे, कंसेप्ट आपके दिमाग में जड़ पकड़ रहे होंगे। ठीक है, तो वो गोल्डन स्टेटमेंट होगी, व्हाट्सएप के जरिए आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी व्हाट्सएप फिजिकल स्टूडेंट्स का भी कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है, पता है आप, तो जिन स्टूडेंट्स का अभी नहीं उसमें नाम इनरोल हुआ, वो जाके एडमिशन टीम से कहें कि आपका नाम इनरोल करें। आज से वो गोल्डन स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा, और वो डेली होगी, लेकिन अगर गुजर गया तो फिर मैं प्रीवियस आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। 4 दिन बाद कोई स्टूडेंट आके मुझे कहेगा ना सर वो गोल्डन नंबर 1-2, तो इतना रिकॉर्ड हमने नहीं रखा होता है वो, लेकिन प्रॉब्लमेटिक होता है उसको एक्सेस करना, वो फिर मैं शेयर नहीं कर सकूंगा। इसलिए कोशिश कीजिए एज सून एज पॉसिबल वो ग्रुप के अंदर आप इनरोल हो जाएं। ठीक है, ये 3 चीजें। चलिए फिलहाल यही, अब आगे 2-4 दिन के बाद मजीद चीजें, पहले इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, ये जो रिसोर्सेज मैंने आप, फिर इसके बाद इंशाल्लाह नए रिसोर्सेज भी ऐड करूंगा मैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अब चलते हैं फ्रेश कंसेप्ट, नहीं आज ये जो अपने ये फ्रेश ही कंसेप्ट थे, सारे नई चीजें नहीं सीखी आपने। हाँ, सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको नहीं, लेकिन याद रखें ये वो चीजें जो पूरे सेशन में आपको काम आएंगी। जी अच्छा, ये अब मैंने आपको होम असाइनमेंट दी थी, होम असाइनमेंट को डिस्कस भी करना चाहिए कि नहीं, कि होम असाइनमेंट दे दी, सॉल्यूशन दे दिया, काफ़ी तो है? नहीं, काफ़ी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्लास में डिस्कशन होना ज़रूरी है। एक तो होम असाइनमेंट दी थी ना आपको, काउंटिंग से ऑडिट में शिफ्ट किया, 2 क्वेश्चन भी थे, याद है? तो ज़रा उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, मकसद सॉल्यूशन बताना नहीं है आपको, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है ये नहीं, मकसद ये बताना है कि क्वेश्चन के अल्फाज से कैसे सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन के अल्फाज से कैसे, याद रखें आपकी सारी किताब उसमें 250-300 कंसेप्ट हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट है ना, आपके लिए दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, ठीक है, कुरान मजीद के अलावा जितनी भी किताबें हैं वो आपके लिए कम अहम है, और ऑडिट की किताब आपके लिए उन दूसरी किताबों से ज़्यादा अहम है। एग्री करते हैं कि नहीं? वो जितने भी नॉवेल्स वगैरह हैं, जितनी भी और दूसरी इस तरह की बुक्स है इधर उधर की, ठीक है, वो सारी कम अहम, और ये जो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड 3-4 बुक्स हैं जो सब्जेक्ट, ये ज़्यादा अहम। इस बात से एग्री करते हैं? कुरान मजीद तो सबसे अहम है ना। तो उसके बाद ये चीज़ें स्टूडेंट के लिए एग्रीड, 3 किताबें उनसे, ठीक है। इन किताबों में भी बहुत से कंसेप्ट, जैसे हमारे आर्ट की बुक में 250 कंसेप्ट है, इनमें से भी वो 10-15 कंसेप्ट सबसे ज्यादा अहम है जो एग्जाम में पेपर में आएंगे। ऐसे ही है, बुक अगर आपकी 500 सफ़ों की है तो इन 500 सफ़ों में से भी वो 3-4 सफ़े ज्यादा अहम है जो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में जिन कंसेप्ट को टेस्ट किया वो ज्यादा अहम, एग्री करते हैं उससे? चलें,
इसका मतलब ये है पहले नंबर पे तो हमें बुक को सारी को अंडरस्टैंड करना है। चलें बुक में कहीं पे 19-20 हो भी गया, कम से कम वो जो पेज है क्वेश्चन पेपर उसका हर सवाल हमें समझ आना चाहिए। एग्रीड? उस क्वेश्चन पेपर के अंदर भी याद रखें कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा अहम होती है, कुछ कम। जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो ज्यादा अहम होती हैं। जो ऊपर 15-20 लाइनों की केस स्टडी होगी ना वो कम अहम है, नीचे जो रिक्वायरमेंट्स की 2 लाइनें होंगी वो ज्यादा अहम है। ऊपर की इंफॉर्मेशन में 19-20 हुआ, आपके नंबर 1-2 कटेंगे। रिक्वायरमेंट्स में 19-20 हुआ, रिक्वायरमेंट ना सही समझ सके पूरा क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका। तो सारी किताब एक तरफ, पेपर एक तरफ, सारा पेपर एक तरफ, रिक्वायरमेंट एक तरफ। अब रिक्वायरमेंट को पढ़ के मैंने पूरे सेशन में इस चीज के ऊपर मेहनत करनी है, कंसेप्ट्स के ऊपर तो करनी है कि रिक्वायरमेंट पढ़ के सोल्यूशन कैसे डिसाइड करना है कि सोल्यूशन में क्या लिखना है। आपने अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी एग्जाम में सोल्यूशन में वही लिखना होता है जो किताब में लिखा होता है, छापा मारना है। नहीं 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 नहीं, वो कंसेप्ट वही पूछता है डिफरेंट स्टाइल में, कंसेप्ट वही पूछता है डिफरेंट स्टाइल में। तो आपने किस तरीके से आंसर को ड्राफ्ट करना है ये कौन बताता है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। जैसे वो हकीम लुकमान के बारे में मशहूर है ना कि जड़ी बूटियों से खुद बता दिया करती थी कि वो किस मर्ज की इलाज है। वो खुद से तो नहीं बताती, लेकिन उसका एक्सपीरियंस इतना था, प्रैक्टिस इतनी थी, उसे पता था ये मैदानी इलाके की जड़ी बूटी है, पहाड़ी इलाके की है, ये जंगली इलाके की है, इसका कलर ये, इसका कलर ये है, और भी कुछ उसके प्रोफेशन के जो भी ऊंच नीच होगी उसको पता था, इससे उसे अंदाजा लग जाता था कि किसी बीमारी का इलाज होगा। उसी तरह ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको इस काबिल बनाना है कि क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन खुद आपको बताए कि सॉल्यूशन कैसे बनेगा। आपको किस काबिल बनाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन आपको खुद बताए कि मेरा सॉल्यूशन कैसे बनेगा। और क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिससे आपको पता चलता है कैसे। ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। मैंने आपको बताया था जिंदगी में हम अल्फाज बोलते हैं, अल्फाज में पावर होती है, हर लफ्ज इक्वली पावरफुल नहीं होता। सबसे पहली चीज आपने किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है, किसी भी बल्कि कंटेंट को जब आप पढ़े ना तो उसमें एनालाइज किया करें इसमें पावरफुल वर्ड कौन सा है, इसमें पावरफुल वर्ड कौन कौन सा है, स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी। शाबाश, अब आपको पता चल गया भाई ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो ऑडिट में यूज होती हैं। ठीक है, डिस्कस रूटीन का लफ्ज है, ये किसी भी जगह किसी भी सब्जेक्ट में यूज हो सकता है, कंसेप्ट भी, कंपनी भी, कंटेक्स्ट भी, लेकिन स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी इनको अंडरलाइन करना होता है। इनको हम कहते हैं पावर वर्ड्स, इनको बोलते हैं की वर्ड्स। अंडरलाइन कर लें दो को, किसको? स्टीवर्डशिप को और अब सुने सबसे अहम लफ्ज, मोस्ट पावरफुल वो लफ्ज ना स्टीवर्डशिप है ना अकाउंटेबिलिटी है, वो है एंड। रिक्वायरमेंट के अंदर एंड का लफ्ज आ जाना इसका मतलब है आपका क्वेश्चन एक नहीं है, वो 2 हो गए। जितने एंड आते जाएंगे ना क्वेश्चन में, याद रखिएगा उतने पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आपके बढ़ते गए बढ़ते गए। एक क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का होता है अच्छा तरीका। अच्छा तरीका क्या होता? मैं कहता क्वेश्चन 1 पार्ट ए डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप, क्वेश्चन 1 पार्ट बी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ए और बी, ये मैं ऐसे भी तो आई कैप ऐसे भी तो कर सकता था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसे पता था ए बी करके करेगा ना, आप पार्ट ए अटेम्प्ट करेंगे टिक करेंगे, पार्ट बी अटेम्प्ट करेंगे टिक करेंगे, दोनों अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों रिक्वायरमेंट को एक स्टेटमेंट में मर्ज कर दिया जाए ना तो 100 में से 5-7 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझते हैं ये एक ही क्वेश्चन है। वो हो सकता है सिर्फ स्टीवर्डशिप को एक्सप्लेन करें और आगे निकल जाए, अकाउंटेबिलिटी को भूल जाए। ऐसे सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं करते, लेकिन 100 में से 5-7 स्टूडेंट ऐसे होते हैं। उनको फेल करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, समझ रहे हैं? एंड तो इसमें करना क्या हमने? स्टीवर्डशिप की डेफिनेशन, अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन। क्लियर? 2 चीजें। अच्छा दूसरा सुने, पावर वर्ड को अंडरलाइन कर लिया। अब आपको पता चल गया 2 चीजें पूछी है उसने,
टोटल मार्क्स को आपने डिवाइड करना इन दो में। इस क्वेश्चन में आपकी ये बिल्कुल आसान जजमेंट है, कैसे 2-2 नंबर के साथ, 2 नंबर का ये 2 नंबर का। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे होगा कि मार्किंग एलोकेशन होगी, ये पार्ट 1 नंबर का, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 3 का है। ऐसे भी हमेशा मैथमेटिकली एलोकेशन नहीं होती, इसमें मैथमेटिकल है क्योंकि आपको पता है दोनों टर्म्स है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन सम टाइम वो कहता है इस चीज को डिफाइन करो और इसके एलिमेंट्स बताओ। डेफिनेशन 3 लाइन की, एलिमेंट्स 5, तो हो सकता है टोटल नंबर 7। तो डेफिनेशन के कितने, 3.5 होंगे? नहीं, डेफिनेशन के 2 होंगे हो सकता है और एलिमेंट्स के 5 होंगे। तो ये याद रखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पावर वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और फिर मार्क्स की एलोकेशन आपने खुद करनी है। मार्क्स की एलोकेशन किए बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, वरना कभी आप टू मच लिख रहे होंगे, कभी आप टू लेस लिख रहे होंगे। ठीक है, ये जजमेंट आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होगी। क्लियर होगी ये बात? चलिए, अब चूंकि टाइम तकरीबन खत्म हो गया है, केस स्टडी हम कल डिस्कस करेंगे, नया कंसेप्ट भी कल डिस्कस करेंगे। एक चीज ठहर जाए भाई, अब इस क्लास खत्म नहीं, सबसे अहम चीज जो पूरे सेशन में आप पूछते हैं, क्या आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के अल्फाज लिखना लाजमी है? मैंने बताया नो। लेकिन अब आप मुझे कहे सर हम आप पे नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानते, खुद सिखाया है आपने। क्या सिखाया है? एविडेंस। एविडेंस बताइए, क्या बताइए? किस चीज का एविडेंस? किस चीज का एविडेंस? हाँ, ये भाईजान सुन ले, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप हॉस्टल में जाएंगे आपका बैचमेट आपसे बोलेगा भाई आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, उससे वो अल्फाज नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। तो फिर आपने उसे क्या जवाब देना है? ये सुन लें, ये सुन लें। आपने कहना है भाई स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, वो भी ठीक है, और स्टडी टेक्स्ट के कंसेप्ट वही लेकिन अल्फाज कुछ और में पढ़ लो, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। स्टडी टेक्स्ट गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, गलत नहीं, वो भी ठीक, जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो भी ठीक, ठीक है। और जो उसकी बजाय किसी और टेक्स्ट को जिसमें कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा इजी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म, भाई डिफिकल्ट कंसेप्ट बेहतर के इजी वर्ड में कंसेप्ट बेहतर, पक्की बात है। चले अब जरा सुनिए इसका जवाब। ये जब आई कैप ने स्टडी टेक्स्ट लॉन्च किया था ना, उस वक्त हमने पूछा था 5 साल पुराना। तो अब जरा अपने मोबाइल पे पहुंचे, ओपन कीजिए, साइट है एक, उधर जाइए www.icap.org.pk, साइट पे जाइए, शाबाश शाबाश। वहां पे जाइए स्टूडेंट्स सेक्शन में, स्टूडेंट सेक्शन में जाइए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, नजर आ रहा है ना? स्टूडेंट सेक्शन ये, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में नीचे जाइए, FAQs एंड पे FAQs ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम, इस पे करें क्लिक। ठीक है, ये मैं इसलिए ताकि बार बार आप ना पूछें सर हमने सोल्यूशन किया है, कंसेप्ट सेम है, हमारा सोल्यूशन में अल्फाज कुछ हो रहा है, आपकी बुक के अल्फाज कुछ हो रहा है, हमारा सोल्यूशन के अल्फाज कंसेप्ट वही है, मिस स्टेटमेंट वही आइडेंटिफाई की है जो उसने बुक में की है, कंट्रोल वीकनेस हमने वही आइडेंटिफाई की है जो उसने की है, अल्फाज फर्क हैं, आई कैप वाले अल्फाज नहीं है, तो क्या हमें नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही मसला है ना। यहाँ पे आके यहाँ पे आपने फाइंड करना, वो नीचे जाके कहीं पे है, पेज नंबर मुझे याद है इसलिए मैं फाइंड कर रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट 6.18, कौन सा? 6.18 पे जाना है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, नजर आ रहा है अब आपको? हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग आई कैप एग्जामिनेशन, आई कैप के पेपर में इफ ए स्टूडेंट एक्सप्लेन्स द रिक्वायर्ड कंसेप्ट इन हिज और हर ओन वर्ड, पावर अहम, अपने अल्फाज में, इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिंग आई कैप स्टडी टेक्स्ट वर्डिंग, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की एग्जैक्ट वर्डिंग के बजाय अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा है, will marks be deducted just for using own word instead of exact आई कैप स्टडी टेक्स्ट वर्डिंग? वही मसला है। जवाब क्या दे रहा है? कह रहा देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रेस्क्राइब टेक्स्ट, आसानी के लिए किताबें दी हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ यही हक सच है, नहीं,
क्या कह रहा है, करेक्ट फ्रेजिंग ऑफ आंसर इज मार्क्ड ऑन मेरिट। कह रहा है टेक्स्ट का कंसेप्ट नहीं है कोई टेक्स्ट वाले लिखेंगे वही ठीक होगा, नहीं, कोई भी करेक्ट आपका अल्फाज सही है, फ्रेज सही है, उसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस का मतलब सही आंसर लिखेंगे नंबर मिलेगा, सही आंसर नहीं होगा नंबर नहीं मिलेगा ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसेस। कह रहा है लेकिन कुछ चीजें होती है, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं उनको आप इजी वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर, जैसे स्टीवर्डशिप। अब ये आपको पता है ऑडिट का टेक्निकल कंसेप्ट है। ऐसे अब कोई स्टूडेंट अगर स्टीवर्डशिप की डेफिनेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्टीवर्डशिप की टर्म का अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। जैसे कुछ कहते हैं सर ऑडिट रिपोर्ट है, इसको ऑडिटर सर्टिफिकेट कह दे, नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो टर्म है जो प्रोफेशन में अहम है, बार बार यूज होती है। तो कुछ स्टैंडर्ड, या इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने बताऊं, वो कहता है भाई जो आपको डेफिनेशन में पूछूं ना किसी टर्म की, वो आप कोशिश करें एग्जैक्ट अल्फाज में लिख दें। जो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन वगैरह, उनके साथ छेड़छाड़ थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। तो बाकी जो कंसेप्ट है, और खास तौर पे केस स्टडी तो याद रखिए आपको करनी ही अपने अल्फाज में पड़ेगी, ठीक है। यूज ऑफ सर्टेन क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ, स्टैंडर्ड और एक्नॉलेज थ्योरीज रिक्वायर यूज ऑफ टर्मिनोलॉजीज इन द आंसर व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद ओन टर्मिनोलॉजीज, ठीक है कुछ, ठीक है। जैसे आप वो लॉ में, बिजनेस लॉ में पढ़ते होंगे, ऑडिट की एग्जांपल जो है उसने वो आगे एक दी है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फर्क होता है। कहते हैं आम बंदे के लिए दोनों सेम होंगे लेकिन हमारे लिए नहीं, लॉयर्स के लिए नहीं, लॉ में नहीं, इसको आपने इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना। फिर कह रहा है ऑडिटर ओपिनियन शुड नॉट बी लेस विद ऑडिटर जजमेंट, रूलिंग। कह रहा है रूलिंग वाले अल्फाज नहीं आएंगे, ओपिनियन या रिपोर्ट वाले अल्फाज आएंगे। वाइल डिस्क्राइबिंग मैस्लोज हायरार्की मैनेजमेंट, क्या उसने एग्जांपल दिया है। तो जो किसी साइंसदान ने थ्योरी पेश की है तो उस थ्योरी की उसने अगर 3 हेडिंग दी हैं, आपने भी वही 3 हेडिंग लिखनी होंगी, उनके आगे एक्सप्लेनेशन आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इन शॉर्ट फिर से सुन ले क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट वर्डिंग को प्रोड्यूस करना रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ जगहों पे जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो आपने वही लिखनी है, वो आप जैसे जैसे आगे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। जैसे 3 टर्म्स के बारे में तो अभी पता चल गया आपको, एज इट इज यूज करनी है। कौन सी? स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी, एजेंट, ठीक है। एजेंट की बजाय, एजेंट रिलेशनशिप की बजाय फर्ज कीजिए कोई और वर्कर का लफ्ज लिख देते हैं, नहीं लिख। तो ये समझ आ गई भाईजान? क्या क्या सिखा रहा है इसमें, क्या बता रहा है हमें कि आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, अगर सही हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे। ये चीज आपको बताने थे। इवन अगर आप आई कैप का ये काम आपने करना नहीं लिया, बता रहा हूं। अब बात पता है आपको, पता है आई कैप क्वेश्चन रिपीट करता है, रिपीट करता है। दो प्रोफेशन में पहले 4 साल पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा, आज फिर दोबारा इसमें वही क्वेश्चन पूछ लिया। इवन आई कैप का पुराना स्टैटिस्टिक्स सॉल्यूशन और नया वाला स्टैटिस्टिक्स सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन का देखेंगे ना, अल्फाज फर्क होंगे, ठीक है। तो जब वो उस अपने एंड पे उसके डिफरेंस हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट के डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। ये एक और जगह पे आई कैप ने ये कहा था कि हम तो बल्कि इनकरेज करते हैं, ये अल्फाज थे कि स्टूडेंट अपने अल्फाज में लिखे कि कोई प्रोफेशनल स्टूडेंट को हम रट्टे की तरफ नहीं लेके जा रहे। केस स्टडी तो खास तौर पे उनको अपनी जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है, सिर्फ कुछ जगहों पे रट्टा लगाना पड़ता है मिनिमम, वो क्या डेफिनेशंस वगैरह है या कुछ हेडिंग्स होती हैं उनको। केस स्टडी हमारा ज़्यादा पेपर केस स्टडी बेस्ड है, अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर जी? चलिए आज के लिए इतना। आज की होम असाइनमेंट आपके नहीं है फिर कोई, आज आप याशी करें। सिर्फ ये आपने जाके ना कुछ प्रॉम्प्ट्स में खेलना है बस, कुछ हाँ कि ऐसा चेंज करे तो क्या होता है, ऐसा चेंज करे तो क्या होता है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।